हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डॉट नेट पर। बेटा जी, बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा अध्याय चल रहा है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे समसूत्री विभाजन की, माइटोसिस की, जिसमें मैंने आपको उस समसूत्री विभाजन में कहीं ना कहीं कोशिका का जो जीवन चक्र है उसमें मैंने आपको अंतरावस्था बता दी थी, जिसकी 3 अवस्थाएं बता दी थी, जीवन, एस और जी2। फिर हमने बात करी थी एम अवस्था यानी सूत्री अवस्था या समसूत्री अवस्था या मल्टीप्लिकेशन या गुणन अवस्था या विभाजन अवस्था, उसकी बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कैरियोकाइनेसिस बता दिया था। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं बता दी थी, कौन कौन सी? पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था और अंत्य अवस्था, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा जी? सोचिए, हमें कोशिका में विभाजन करा रहे थे, हमने केंद्र का विभाजन करा दिया, अब क्या करेंगे? अब कोशिका द्रव्य का विभाजन कराएंगे ना। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस बोल दीजिए या कोशिका द्रव्य का विभाजन बोल दीजिए, वो हम पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा बहुत हम भाग भी पढ़ेंगे, कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन भी पढ़ेंगे। और लास्ट में लेकर आऊंगा क्या बेटा जी? क्विज। आर यू रेडी? स्टार्ट करें। देखिए, बात करें कोशिका विभाजन की। बार-बार ये डायग्राम में लेकर आता हूं ताकि इंपैक्ट पड़े। क्या? कोशिका विभाजन, जिसमें पर्टिकुलरली कौन सा पढ़ रहे थे हम? समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये समसूत्री विभाजन में जरा सोचिए हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। समसूत्री विभाजन में कोशिका चक्र जो था, इस कोशिका चक्र में हमने जीवन अवस्था पढ़ ली, एस पढ़ ली, जी2 पढ़ ली, यानी हमने अंतरावस्था देख ली थी। फिर उसके बाद हम एम अवस्था देख रहे थे या माइटोटिक फेज देख रहे थे, एम फेज देख रहे थे या सूत्री अवस्था देख रहे थे, जिसमें हमने कहीं ना कहीं माइटोसिस यानी कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया था, केंद्रक विभाजन देख लिया था, जिसकी 4 अवस्थाएं देख ली थी। कौन कौन सी? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ये हम देख चुके थे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा जी? यहाँ पर हम कोशिका द्रव्य विभाजन की हम बात करने वाले हैं, यानी किसकी बात करने वाले हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं किसकी? साइटोकाइनेसिस की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा जी किसके बारे में? साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ना। ठीक है, पिछले लेक्चर में जाते हुए मैंने आपको बताया था कि ये जो साइटोकाइनेसिस होता है, ये जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है बेटा, ये 2 विधि से होता है। किसमें? देखिएगा, एक है कौन बेटा जी? हमारे जंतु कोशिका, एक है कौन? जंतु कोशिका, और एक है हमारी कौन? पादप कोशिका। ठीक है, दोनों में जो साइटोकाइनेसिस है वो अलग विधि से होता है, दोनों में अलग विधि से होता है। जंतु कोशिका में अलग विधि है, पादप कोशिका में अलग विधि है। ठीक है, अब पहले हम किसकी बात करेंगे? जंतु कोशिका की। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज, जंतु कोशिका में जिस विधि से, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, प्यार से ध्यान से सुनिएगा, जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में जिस विधि से साइटोकाइनेसिस होता है यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, उस विधि का नाम है कोशिका खांच विधि। इस विधि का नाम है क्या? कोशिका खांच विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल फरो मेथड। हाँ जी, आपको पता है मैं इंग्लिश में क्यों लिखता हूं ये वर्ड्स को? सोचा कभी? मैं साथ साथ हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में क्यों लिखता हूं? जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर आप नीट की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्या है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, जब वो नीट का पेपर देते हैं, तो नीट का पेपर देने से पहले फॉर्म भी भरना पड़ता है ना। उस फॉर्म में वो ये लिखते हैं, मतलब फॉर्म में जब सारी चीजें अपनी डिटेल्स जब वो भरते हैं, तो फॉर्म में ये पूछा जाता है कि आप अपना पेपर कौन सी लैंग्वेज में चाहते हो। तो ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश मीडियम वाला किस पे टिक करेगा? क्या चाहेगा कि उसका पेपर किस में? इंग्लिश में, है ना? हिंदी में थोड़ा चाहेगा वो, हिंदी थोड़ा पढ़ी उसने 11th 12th में ना। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो क्या भरता है? हिंदी में, ये भरता है ना। अब ध्यान से सुनना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का जो पेपर आता है वो पूरा इंग्लिश में आता है। अब जरा सोचिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर भी होती है ना, समझते हैं ना। तो अब मान लो उसका पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में है, कोई लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आई, किसी प्रश्न की, किसी क्वेश्चन की, हो गया उसके लिए तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन हिंदी मीडियम वाले को ना एक डबल फायदा है, क्या? कि उसका पेपर जो आएगा ना, वो कैसे आएगा? उस पेपर में ना इधर लेफ्ट साइड में हिंदी में होएगा प्रश्न और वहीं राइट साइड में इंग्लिश में होएगा। देखिए फायदा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, क्या कि उनका जो पेपर आएगा वो दोनों लैंग्वेज में आएगा। हाँ, अब जरा सोचिए, आपने हिंदी में मान लो कोई प्रश्न पढ़ा, हो सकता है मान लो आपको समझ में नहीं आया, आपने उसको इंग्लिश में भी पढ़ा, मान लो समझ में आ गया, है ना। तो फायदा है या नहीं है? बिल्कुल है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा फायदा होता है। इसीलिए जान पूछ के मैं जो भी शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, मैं उसको इंग्लिश में इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, बाकी फ्यूचर में तो वैसे भी फायदा होता है, क्योंकि आगे फ्यूचर में आप जब बुक्स पढ़ेंगे, ऊपर स्नातक की डिग्री जब लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहां पर तो इंग्लिश होती है मेरे भाई, तो ज्यादा दिक्कत ना आए इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी वर्ड्स बता देता हूं। तो ये चीज बताने लायक थी इसलिए मैंने आपको बताई है। थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैं चला गया था क्योंकि ये जानकारी देना भी जरूरी था। आइए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कि जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है, जिस विधि से होता है, उसका नाम है कोशिका खांच विधि। ठीक है, सेल फरो मेथड। अब आप मुझे बताएं, क्या ये वर्ड का मीनिंग जानते हो? अब इसी वर्ड को जब मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो कई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको समझ में नहीं आता, सर फरो का मतलब क्या होता है, नहीं जानते। लेकिन खांच वर्ड समझ में आता है। खांच का मतलब क्या होता है? दरार। क्या होता है? दरार। जैसे एक कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा, उस पे पत्थर मारा, उसमें क्या आ जाएगी? दरार आ जाएगी, खांच पैदा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी ना, बस वही चीज है यहाँ पर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर दरार कैसे आ रही है? आइएगा देखिए मान लेते हैं ये हमारी, अच्छा सबसे पहला बिंदु ये किसमें होएगा? ये तो सुनो भाई, ये इसमें होएगा बेटा। सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है, ये विधि किसमें मिलेगी? ये जंतु, जिनको हम प्राणी भी बोलते हैं, प्राणी कोशिका में पाई जाती है। बस इतना सा पहला बिंदु, सिंपल सा, समझ में आ गया। चल अब समझते हैं इसको, है क्या इस विधि में, इस प्रोसेस में होने क्या वाला है। आइएगा देखिएगा। देखिए बेटा, ये एक मान लेते हैं जंतु कोशिका है। ठीक है, हमने इसके अंदर जो केंद्रक था उसमें हमने क्या करा दिया है? कैरियोकाइनेसिस हमने करा दिया है। चलो जी, हमने क्या करा दिया है? कैरियोकाइनेसिस हमने इसके अंदर करा दिया है, यानी हमने इसमें केंद्र का विभाजन करा दिया है। अब बेटा हमें क्या कराना है? हमें कोशिका द्रव्य का विभाजन कराना है, यानी हमें अब क्या कराना है? साइटोकाइनेसिस कराना है। चलो जी, कैसे होएगा? ध्यान से सुनना। हमारी एनसीईआरटी ना सीधा सीधा बोलती है, देखिए डिटेल में नहीं बता रही है इस विधि को, लेकिन मैं थोड़ी सी डिटेल्स की बताना चाहूंगा क्योंकि पीछे से कंसेप्ट है। हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? क्या कि ये जब केंद्र का विभाजन हो जाता है जंतु कोशिका में, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतु कोशिका में किस विधि से होता है? खांच से होता है। खांच विधि से होता है। इस विधि में क्या होता है? ये कौन है? जरा सोचिए, ये कौन है? क्या मैं इसको कोशिका झिल्ली नहीं बोलूंगा? क्या नाम दूंगा? कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब ये जो कोशिका झिल्ली जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो कोशिका का आवरण है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, आप मुझे बताएं क्या ये कठोर होती है या कोशिका भित्ति कठोर होती है? सोचिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, कौन कठोर होती है, कौन दृढ़ होती है, कौन हार्ड होती है, और किसमें लचीलापन होता है? कोशिका झिल्ली में लचीलापन होता है, कोशिका भित्ति में नहीं होता है, याद रखना। हमने याद करिए कोशिका वाला अध्याय जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, मोटी होती है, हार्ड होती है, जबकि कोशिका आवरण यानी कोशिका झिल्ली जो होती है, इसकी प्रकृति कैसी? अर्धतरलीय, याद आ रही है? तरलीय, जली के समान। तो कहीं ना कहीं इसमें मुड़ने की क्षमता है या नहीं है? हाँ है। अब देखिएगा सीधा सीधा क्या कि ये कोशिका झिल्ली जो है ये अंदर की तरफ मुड़ गई है,
क्या हो गई, अंदर की तरफ मुड़ गई है। ठीक है, अब बोलिए सर ये तो मीजोसोम आ गया, सर ये तो मीजोसोम है। अरे प्रभु, मीजोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में थे, यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका हमारी बात कर रहे हैं, मीजोसोम नहीं है ये, याद रखना। ठीक है, तो ये कौन है, प्लाज्मा झिल्ली जो अंदर की तरफ मुड़ गई है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मीजोसोम जो अंदर की तरफ मुड़ जाती है ना कोशिका झिल्ली, वैसे ही लग रही है, लेकिन ये वास्तव में मीजोसोम नहीं है, क्योंकि मीजोसोम किसमें मिलते हैं, याद करिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कंसेप्ट क्लियर है ना। चलें अब देखिए, ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ गई, चलो और मुड़ गई, इधर से भी मुड़ गई और मुड़ी और फाइनली ये एक दूसरे से जुड़ गई हैं। अब जरा सोचिए, जब ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, सोच समझकर मुझे बताएं आपको क्या दिख रहा है। क्या हमने कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं कर दिया, किया ना। अब सोचिए, ये जो कोशिका द्रव्य का जब आपने विभाजन किया, तो क्या ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ रही थी, क्या आपको एक दरार पैदा होती हुई दिखाई दी थी। सोचिए, ये दरार अंदर की तरफ बढ़ती जा रही थी या नहीं बढ़ती जा रही थी। आप बोलेंगे हाँ सर, ये दरार अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है और बढ़ते दोनों फ्यूज हो गई हैं, विपरीत सिरे से आई हुई प्लाज्मा झिल्ली फ्यूज हो जाएंगी और कोशिका द्रव्य बढ़ जाएगा, खत्म। एक खांच पैदा हुई, यहां से भी एक खांच बढ़ती जा रही है, दरार बढ़ती जा रही है, बढ़ते फ्यूज हो गई है, जुड़ गई है, संयोजित हो गई है, जिससे कोशिका द्रव्य बढ़ गया, खत्म। इतनी सी बात है। ये है कोशिका खांच विधि, जिसको हमने बोला सेल फॉर्मेट, किसमें मिली है, जंतु कोशिका में। लेकिन परंतु ये चीज हमारी किसमें दे रखी है, एनसीईआरटी में, बस। लेकिन बच्चों के मन में तो प्रश्न उठता है। अब जरा सोचिए, आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा, बिल्कुल उठेगा। क्या कि सर ये अंदर मुड़ कैसे गई, सर ये अंदर मुड़ा किसने, नहीं उठेगा, उठेगा ना, आएगा ना मन में प्रश्न कि सर ये अंदर मुड़ कैसे गई, किसने मोड़ दिया अंदर की तरफ, आएगा ना। आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये मान लेते हैं वही कोशिका है जो मैंने यहां पर बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने केंद्रक का तो विभाजन करा दिया, यानी कैरियोकाइनेसिस तो हमने करा दिया, हमें साइटोकाइनेसिस कराना था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या होगा, समझना इसको क्या होगा। आपको याद आ रहा है, हमने इससे पहले वाला जो अध्याय पढ़ा था कोशिका वाला, देखिए मैंने इसीलिए जानबूझ के वो जो अध्याय था स्टार्ट किया था कोशिका, क्योंकि जीव विज्ञान में जितने भी चैप्टर पढ़ लो, आधार क्या रहेगा, कोशिका। हमेशा याद रखना, इस चीज को भूल मत जाना कि कुछ भी पढ़ लो, हमेशा स्टार्टिंग किससे होगी, जीव विज्ञान की कोशिका से होगी, उसी चैप्टर से चीजें संबंधित रहेंगी। ठीक है, अब याद करिए, सूक्ष्म नलिका याद आ रही है, सूक्ष्म नलिका, माइक्रोट्यूब्यूल और सूक्ष्म तंतु याद आ रहे हैं, कोशिका का कंकाल बनाते थे, भूले तो नहीं। देखिएगा बेटा जी, क्या होएगा, समझना, ये जो कोशिका जो थी जिसमें केंद्र विभाजन हो चुका था, है ना, इस कोशिका में क्या होता है, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु बीच में इस तरीके से एकत्रित हो जाते हैं। कौन एकत्रित हो गए, जरा दिमाग लगाए, कौन, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। आपको ये भी याद आ रहा है, सूक्ष्म नलिका कौन से प्रोटीन से बनी हुई थी, ट्यूबुलिन, और सूक्ष्म तंतु से बने हुए थे, एक्टिन, भूले तो नहीं है ना। चल हो गए एकत्रित, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलिए अब आगे क्या होगा, आगे देखिए। अब ये जो सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु, इनमें देखिए किस तरीके से परिवर्तन आएगा, देखना ध्यान से देखिएगा। ये सूक्ष्म नलिका और ये सूक्ष्म तंतु थोड़े से फैलेंगे, पहले सीधे सीधे थे, देखिए पहले सीधे सीधे थे, एकत्रित हुए पहले बिल्कुल बीच में, एकत्रित होने के बाद एक दूसरे से जुड़े और जुड़ने के बाद थोड़े से फैल गए, और फैलने के बाद कुछ इस तरह की आकृति ले ली, अंडाकार आकृति है, या एक मैं बोल सकता हूं, इंग्लिश में बोलते हैं शब्द रिंग, हिंदी में बोलते हैं वलय। एक रिंग सी बन रही है, आप बोलिए हाँ सर रिंग बन रही है। अब बेटा ये रिंग जो है ये किसकी बनी हुई है, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु, है ना। अब ये जो रिंग जो होती है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, हिंदी में बोलते हैं संकुचनशील वलय। इतनी लाइन समझ में, क्या कोशिका द्रव्य विभाजन करना, इसमें जंतु कोशिका में क्या हुआ भैया, बीच में कहीं ना कहीं सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतुओं की एक बड़ी सी एक संरचना बनी है, ये संरचना बनी है जो थोड़ी सी फैली और फैलने के बाद एक रिंग का निर्माण कर दिया, एक वलय का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब आप सोच समझकर मुझे बताना, सोच समझकर, क्या इस वलय का ये वाला भाग और इधर वाला भाग देखकर मुझे बताएं किससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे सर प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस रिंग से पहले शब्द क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, संकुचनशील। बेटा जरा दिमाग लगाओ, कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड किससे है, कॉन्ट्रैक्ट से, संकुचनशील वर्ड किससे है, संकुचन से। संकुचन या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, होता है या नहीं होता है ना। अब सोचिए, दिमाग लगाए, सोचना, ध्यान से सुनना, मान लो ये मेरा हाथ है और ये सामने बोर्ड है, मेरा हाथ भी चिपचिपा है और ये बोर्ड भी चिपचिपा है, मैंने इस पे इससे जाकर ऐसे हाथ लगा लिया। ठीक है, अब जरा सोचिए, जब मैंने ऐसे हाथ लगा लिया, बोर्ड भी चिपचिपा, मैं भी चिपचिपा, मैं जब खींचूंगा तो मैं अपने साथ बोर्ड को लाऊंगा या नहीं लाऊंगा ना। अब दिमाग लगाएं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है, ये जो संकुचनशील वलय जो है, जब ये सिकुड़ेगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, जरा देखिएगा बच्चों, प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगाएं और सोच समझकर मुझे बताएं, क्या ये संरचना ऐसी होगी या नहीं होगी। दिमाग लगाओ, सोचिए, यहां से यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, बस इतनी सी बात मैंने आपसे पूछी, यहां से यहां क्या दिखाई दे रहा है, क्या आपको इस संकुचनशील वलय में सिकुड़ना दिखाई दे रहा है। ये संकुचनशील वलय था, ये अंदर की तरफ सिकुड़ा, जब ये सिकुड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी ये रिंग, तो अपने साथ अंदर की तरफ किसको ले आएगी, आप बोलेंगे सर प्लाज्मा झिल्ली को ले आएगी, सर प्लाज्मा झिल्ली को ले आएगी। अब जरा सोचिए, ये और सिकुड़ता जाएगा, तो सोच समझकर मुझे बताएं, क्या ये संरचना कुछ ऐसी हो जाएगी या नहीं होगी। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों जरा सोच समझकर मुझे बताएं, कौन सिकुड़ता जा रहा है, यहां से यहां कौन सिकुड़ता जा रहा है। आप बोलेंगे सर ये वलय कैसे बना हुआ था, सूक्ष्म नलिका सूक्ष्म तंतु से बना हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो थी ये सिकुड़ती जा रही है और अंदर की तरफ किसको लेकर आ रही है, प्लाज्मा झिल्ली को। अब जरा सोचो, हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, दरार पड़ती है, वो दरार किसके कारण पड़ती है, प्लाज्मा झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अरे प्रभु ये तो बताओ कैसे मुड़ गई, ये नहीं बताया, मैंने आपको बताया, क्या ये चीज समझ में आ गई। अब जरा सोचिए, और सिकुड़ जाएगी, फाइनली किसका निर्माण हो जाएगा, दो कोशिकाओं का। किसका विभाजन हो गया, सर कोशिका द्रव्य का। खत्म। ये थी सिंपल सी विधि हमारी कोशिका खांच विधि। बताओ बच्चों, क्या ये चीज समझ में आ गई है।
कोशिका खांच विधि किसमें मिल रही है? जंतु कोशिका में। क्या बताया मैंने आपको? सीधा सीधा हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ये जो कोशिका है इसमें कोशिका झिल्ली जो है अंदर की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ते फाइनली जुड़ जाएगी और कोशिका द्रव्य को विभाजन कर देगी। लेकिन कैसे मुड़ी, किसने मुड़ा? तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म नलिका सूक्ष्म तंतु मिलकर एक रिंग बनाते हैं और ये रिंग के जो सिरे हैं वो किससे जुड़ जाते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से। ये रिंग में नाम है संकुचनशील रिंग, यानी इसमें क्षमता होगी किस चीज की? संकुचन की। ये जब संकुचन करेगी तो सीधी सी बात है, ये जब संकुचन कर रही है, ये संकुचन करेगी तो सीधी सी बात है प्लाज्मा झिल्ली को अंदर ले आएगी, प्लाज्मा झिल्ली अंदर आती जाएगी, फाइनली विभाजन हो जाएगा किसका? कोशिका द्रव्य का। अब आप मुझे एक लास्ट चीज बताइएगा इस विधि की। कौन सी? कोशिका खांच विधि की। कोशिका खांच विधि की एक आखिरी चीज मुझे बताइएगा कि ये कोशिका खांच विधि कहां से प्रारंभ हुई और कहां किधर की ओर जा रही है? सोच समझकर मुझे बताना। क्या ये कोशिका खांच विधि स्टार्ट कहां से हुई थी? परिधि से कि केंद्र से? सोचना। प्लाज्मा झिल्ली जो आपको दिखाई दे रही है यहां से यहां, वो प्लाज्मा झिल्ली केंद्र से परिधि की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है या परिधि से? कहां से? परिधि से केंद्र की ओर आ रही है। तो याद रखना, ये जो कोशिका खांच विधि जो होती है ये परिधि से केंद्र की ओर होती है। भूल मत जाना, याद रखना। सेंटर की तरफ होता है ये विधि। कहां से कहां हो रही है? पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हो रही है, किनारे से बीच की तरफ हो रही है, बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। तो याद रखना, कोशिका खांच विधि जो जंतु कोशिका में हो रही थी, जिसमें साइटोकाइनेसिस कहां से हो रहा था? परिधि से केंद्र की ओर हो रहा था। बताएं, क्या ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए टू जेड एक एक चीज मैंने आपको बता दिया। अगर इतना याद रखेंगे, कोई प्रश्न आएगा डेफिनेटली आप कर लेंगे। ठीक है, आइए बेटा जी। अच्छा, इसको यहां पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर भी देख लीजिए। दिख रही है आपको इस विधि को? देखो सामने, देखो आपको एक रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, रिंग। और ये रिंग कहीं ना कहीं कोशिका की झिल्ली से जुड़ रही है। अब ये रिंग सिकुड़ रही है, सिकुड़ रही है, और जब ये सिकुड़ेगी तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा झिल्ली भी अंदर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक दरार अंदर की तरफ पैदा हो रही है और ये दरार बढ़ती जाएगी, फाइनली कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ये है जंतु कोशिका में कोशिका खांच विधि। अब हम पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका में एक प्लेट विधि। सिंपल सी बात है, चलें आगे। आइए बेटा, अब हम बात करते हैं किसमें? पादप कोशिका में। ठीक है, और पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस मैं आपको बता चुका हूं। जानते हो? नहीं जानते? बता चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं। नहीं जानते? याद करिए, जब हमने पिछला अध्याय पढ़ा था, कौन सा अध्याय पढ़ा था? दिमाग लगाएं, कोशिका वाला। और उस कोशिका वाले अध्याय में जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कोशिका भित्ति पढ़ाई थी। भूले ना? कोशिका भित्ति पढ़ाई थी, सेल वॉल पढ़ाई थी यूकैरियोटिक कोशिका में। तब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ये विधि। फिर से बताऊं? चलो फिर से सुन लो, ज्यादा हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु बेटा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल प्लेट मेथड, कोशिका प्लेट विधि। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें मिल रही है बेटा सिंपल सा पहला बिंदु, ये पादप कोशिका में मिलती है। ठीक है, अब इस विधि में क्या होने वाला ध्यान से देखिए। देखिए, ये पादप कोशिका है, मान लेते हैं इस पादप कोशिका में ये केंद्रक है। ये इसकी कौन है बेटा? कोशिका झिल्ली है। चलो जी, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, लेकिन इस कोशिका झिल्ली के बाहर भी तो कुछ है ना मेरे भाई। क्या है? जल्दी से सोचिए, इस कोशिका झिल्ली के बाहर क्या है? आप बोलेंगे सर इस कोशिका झिल्ली के बाहर है एक दृढ़, एक हार्ड, एक टफ, एक कठोर, एक मोटा सा आवरण, जिसका नाम है क्या? कोशिका भित्ति। जिसका नाम है क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है, सिंपल सा था। अब सुनना, ध्यान से सुनना। एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त ना बहुत ही कठोर है, मैं बिल्कुल पतला सा हूं। मेरा दोस्त बिल्कुल बहुत ज्यादा कठोर है, मोटा हट्टा गट्टा तगड़ा है। मैं बिल्कुल पतला सा था, लचीला सा था। ठीक है, सोचिए पहली कंडीशन, जब मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं है। ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जब मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं पतला सा हूं, लचीला सा हूं, क्या मैं मुड़ जाऊंगा या नहीं मुड़ूंगा? बोलेंगे हाँ सर मुड़ जाओगे, क्योंकि आप लचीले हो। लो जी, मुड़ गया, चला गया उधर की तरफ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं था जिसने मुझे पकड़ नहीं रखा था। तो मैं मुड़ सकता हूं क्योंकि मैं लचीला हूं, है ना? अब दूसरी कंडीशन, मेरे पीछे एक हट्टा गट्टा तगड़ा सा मेरा दोस्त है जिसने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया, मेरे से जुड़ा हुआ है। एक लचीली संरचना से एक कठोर संरचना जुड़ी हुई है, और जो कठोर संरचना वो उससे बिल्कुल चिपकी हुई है। मेरे से मेरा दोस्त चिपका हुआ है। अब जरा सोचिए कि मैं मुड़ पाऊंगा? नहीं मुड़ पाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे पकड़ रखा, उसने मुझे जकड़ रखा, मैं उससे चिपका पड़ा हूं। क्या वो मुझे जाने देगा आगे? नहीं जाने देगा। बस वही चीज यहां पर समझना कि ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके बाहर मिल रही है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति से जुड़ी हुई है। कोशिका भित्ति से जुड़ी हुई है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। आप बोलेंगे सर पादप कोशिका में वो खांच विधि क्यों नहीं हो सकती थी? पूछेंगे ना सर, पादप कोशिका में भी तो वो खांच विधि हो सकती थी कि भैया यहां पर ये मान लेते हैं दो केंद्रक हैं, यहां पर मान लेते हैं यहां पर हमारा कैरियोकाइनेसिस हो चुका है ना? अब ये जो कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ जाए और ये भी वापस से वैसे ही खांच पैदा कर दे। आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं हो सकता ना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है ना वो चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है। किसके साथ? कोशिका भित्ति के साथ। कोशिका भित्ति उसको अंदर की तरफ मुड़ने नहीं दे रही, क्योंकि कोशिका भित्ति कठोर, हार्ड, एक दृढ़ आवरण है जो इसको अंदर मुड़ने नहीं देगा। आया समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें, अब आप बोलेंगे चलो सर इतना तो समझ में आ गया कि यहां पर कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ नहीं सकती, इट मींस यहां पर कोशिका खांच विधि नहीं होगी। तो यही मैक्सिमम बच्चों का प्रश्न होता है कि सर पादपों में कोशिका खांच विधि क्यों नहीं होती है? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पादपों में कौन सी विधि होती है? आपको नाम दिख रहा है, कौन सा? कोशिका प्लेट विधि। आप बोलिए इस विधि में क्या होता है? तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। हमने इस पादप कोशिका में कैरियोकाइनेसिस करा रखा है। क्या करा रखा है? कैरियोकाइनेसिस। ये इसका कोशिका द्रव्य है, और इस कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं कोशिका अंगक, और मिल रहे हैं कोशिका अंगक। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, जैसे गोल्जी काय, और मिल रहा है गोल्जी काय। सिर्फ समझा रहा हूं, समझना। ये जो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, मान लेना कौन? गोल्जी काय, अंत द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, अंत द्रव्य जालिका। मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही? सब कुछ मिल रहा है। अब मैं जो आपसे चीज कहने वाला हूं, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि क्या होगा यहां पर इस विधि में। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस विधि में ये एक पादप कोशिका जिसमें ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस हो चुका है ना, और ये कोशिका भित्ति थी। वैसे तो मैं बेटा जी मैं ये डिटेल में पूरा आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं क्या होने वाला है। ध्यान से सुनना। बीच में, कहां पर? बिल्कुल बीच में, सेंटर में एकत्रित होते हैं। कौन एकत्रित होता है? कोई भी बच्चा मुझे बता दे कौन एकत्रित होता है? मैंने आपको बताया कौन एकत्रित होता है। गोल्जी काय, गोल्जी काय। ठीक है,
अब एक और चीज अगर याद रख सकते हो तो कृपया करके याद रखना, वो गोल्जिकाएं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, वो गोल्जिकाएं जो पादप कोशिका में मिलते हैं, वो गोल्जिकाएं जो पादप कोशिका में मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या तीसरी लाइन आप याद रख सकते हो? क्या ये मैंने आपको बताई? अगर नहीं बताई तो माफी, याद रख लेना इस चीज को। क्या कि वो गोल्जिकाएं जो पादप कोशिका में मिलते हैं, ठीक है, उन पादप कोशिका में मिलने वाले गोल्जिकाएं को हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। फिर से बोलूं, फिर से सुनना, पादप कोशिका में मिलने वाले गोल्जिकाएं का नाम होता है क्या? डिक्टियोसोम। बस इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो, तो मैंने बोला यहां पर एकत्रित हुए कौन? गोल्जिकाएं, यानी कौन? डिक्टियोसोम प्लस अंतर्द्रव्य जालिका। आप बोलिए सर ये बताया हुआ है, हाँ बताया, लेकिन और थोड़ा सा और डिटेल में देखें और कौन इकट्ठा हुआ यहां पर? अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है जी। और एक और चीज इकट्ठी होती है, कौन? सूक्ष्म नलिका। कौन एकत्रित होती है? सूक्ष्म नलिका। ये तीन चीजें याद रखना। कौन कौन बच्चों? सूक्ष्म, मैंने सेल वाले चैप्टर में जब कोशिका वृद्धि पढ़ा रहा था मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक और चीज भी याद रखना, कौन? सूक्ष्म नलिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका और डिक्टियोसोम यानी गोल्जिकाएं, ठीक है। ये चीजें एकत्रित होती हैं सेंटर में। कहां पर एकत्रित हो गई? बिल्कुल बीच में हो गई। और एकत्रित होकर इनका नाम जो पड़ता है उसे हम बोलते हैं, मेरे को याद आ रहा है, शायद गलती से इसको स्फीरोसोम बोल दिया था। आप में से कई बच्चों ने कहा था सर स्फीरोसोम नहीं, हाँ स्फीरोसोम बोल दिया था, लेकिन स्फीरोसोम एक सूक्ष्मकाय है, याद रखना। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। स्फीरोसोम इसका भाग हो जाता है कई बार। स्फीरोसोम जो होते हैं ना, स्फीरोसोम क्या होती है? सूक्ष्मकाय। याद करिए कोशिका वाला जो चैप्टर जो था, उसका आखिरी लेक्चर जो था, 19वां लेक्चर जो था, मुझे याद आ रहा है, उसमें मैंने आपको सूक्ष्मकाय बताए थे, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीरोसोम, ऐसे कुछ वर्ड आए थे ना। तो स्फीरोसोम भी कई बार एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन इन तीनों को मिलाकर पर्टिकुलरली हम स्फीरोसोम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। स्फीरोसोम इसका भाग हो सकता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो अब याद रखना बिल्कुल परफेक्टली, क्या फ्रेगमोप्लास्ट क्या था? आप बोलिए सर ये जो तीन कोशिका अंगक जो है, कौन कौन? डिक्टियोसोम यानी कौन? गोल्जिका, जो पादप कोशिका में गोल्जिका है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम प्लस अंतर्द्रव्य जालिका प्लस सूक्ष्म नलिका, ये तीनों मिलकर क्या कहलाती है? फ्रेगमोप्लास्ट। तो भैया ये बन गया फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट कहां बना है? आप बोलेंगे सर इस पादप कोशिका के बिल्कुल बीच में। कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ गया कौन है फ्रेगमोप्लास्ट? स्फीरोसोम एक अलग कोशिका अंगक होता है जो सूक्ष्मकाय का भाग होता है, ठीक है। तो उसको निकाल दीजिएगा दिमाग से। स्फीरोसोम मैंने बोल दिया था, क्योंकि स्फीरोसोम जो होता है वो भाग होता है किसका? फ्रेगमोप्लास्ट का। उसको निकालिए, साइड में रखिए दिमाग में। अभी परफेक्टली आपने याद रखना, ये तीन चीजें मिलकर क्या कहलाती है? फ्रेगमोप्लास्ट, जो बिल्कुल बीच में एकत्रित हो गए, ठीक है। अब क्लियर है? चलें आगे। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये किससे बना हुआ था? इन तीनों से। अब ये जो तीन है ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं, 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 इस तरीके से पूरे बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ गया है? आप सीधा बोलेंगे सर ये फ्रेगमोप्लास्ट जो था, ये सर तीन कोशिका अंगक जो हैं, जिनको तीनों को मिलाकर हमने बोला फ्रेगमोप्लास्ट, ये केंद्र में सबसे पहले एकत्रित हुए, फिर केंद्र से होते हुए परिधि की तरफ जा रहे हैं और बढ़ते 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 एक प्लेट का निर्माण कर दिया है, और इसी को हम बोलते हैं कोशिका प्लेट। क्या बोलते हैं? कोशिका प्लेट, या इसको हम बोल सकते हैं मध्य पटलिका। रुकिए, मध्य पटलिका भी शब्द नहीं बोलूंगा अभी, रुको। इसको हमने क्या बोला? कोशिका प्लेट। अभी मैं मध्य पटलिका नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको याद होगा मध्य पटलिका भी थोड़ी देर में बनने वाली है। याद है? भूले तो नहीं है? चलिए अभी मुझे बताइए कोशिका प्लेट समझ में आई? वापस से बोलूं? फिर से देखो, ये एक पादप कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली और उसके बाहर कोशिका भित्ति है, ठीक है। हमने यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस करा रखा था, हमें साइटोकाइनेसिस कराना था, हमें कोशिका द्रव्य को विभाजित करना था। तो हमने क्या बोला कि कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग है कौन कौन से? डिक्टियोसोम यानी गोल्जिका, अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूक्ष्म नलिका, माइक्रोट्यूब्यूल, ये तीनों एकत्रित हुई केंद्र में, हो गई केंद्र में। अरे ये क्या हो गया? केंद्र में क्या हो गया बेटा जी? एकत्रित हो गई है, बिल्कुल केंद्र में एकत्रित हुई और फिर धीरे 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 बढ़ती जा रही है। इन तीनों के समूह को हमने बोला फ्रेगमोप्लास्ट, यानी मैं ये भी तो बोल सकता हूं इस तरीके से कि बीच में एकत्रित, बीच में बना कौन? फ्रेगमोप्लास्ट। फिर वो धीरे 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 फ्रेगमोप्लास्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी फ्रेगमोप्लास्ट यानी ये तीन कोशिकांग बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और क्या बना दी? एक प्लेट जिसका नाम है कोशिका प्लेट। देखकर मुझे बताएं, क्या आपको कोशिका द्रव्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? बोलिए हाँ सर कोशिका द्रव्य बढ़ गया। मैं बोलूंगा वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां तक समझ में आया? इस विधि का नाम ही क्या था? कोशिका प्लेट विधि। भैया हमने कोशिका प्लेट बना दी है ना, और कोशिका द्रव्य का विभाजन कर दिया, खत्म। इतनी सी बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। अब आगे क्या होगा? आप पूछेंगे सर आगे क्या होगा? आगे की पूरी कहानी मैं वैसे आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। मुझे बताएं बेटा जी, ये जो प्लेट है, इस प्लेट में क्या क्या मिल रहा है? आप बोलेंगे सर इस प्लेट में सर ये तीन कोशिका अंगक मिल रहा है। मैंने कहा जी बात बहुत अच्छी। इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बोला? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट की एक स्तर बन गई है जिसको हमने बोला कोशिका प्लेट, जिसने कोशिका द्रव्य का विभाजन कर दिया। अब आगे क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे सर इस हिसाब से तो इस कोशिका द्रव्य में अब कोशिकांग बचेंगे नहीं, ये वाले तो भाई सारे के सारे इस कोशिका के ये वाले जो कोशिका अंगक थे वो तो सारे इस प्लेट में आ गए, इस कोशिका के सारे इस प्लेट में आ गए। अब आगे क्या होगा? तो आगे मैंने आपको उस अध्याय में बताया था कि अब इसके अंदर जो कोशिकांग है ना वो इधर की तरफ आएंगे, वापस से आएंगे इधर की तरफ। तो आप बोलेंगे सर फिर अगर इधर ही आने थे तो पहले यहां क्यों आए? अरे प्रभु पहले हमने साइटोकाइनेसिस करा दिया, पहले हमने एक प्लेट बनाई, कोशिका द्रव्य का विभाजन कर दिया। अब आप बोलेंगे सर प्लेट बन गई, अब प्लेट बनने के बाद अगर ये वापस यहां आ जाएंगे तो कोशिका प्लेट खत्म हो जाएगी। फिर बोलेंगे ना सर आप पहले सारे के सारे इन कोशिका अंगकों को लाए, आपने प्लेट बना दिया, वापस ले जाएंगे तो कोशिका प्लेट खत्म हो जाएगी। आएगा ना मन में सवाल? आएगा ना? तो फिर क्या होगा? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। देखिए ये हमारी प्लेट थी और इस प्लेट के अंदर है कोशिका अंगक, कौन से? ये तीन, ठीक है। अब ये कोशिका अंगक जब इधर और इधर जाएंगे, कौन? गोल्जिका इधर यानी डिक्टियोसोम इधर जाएगा, अंतर्द्रव्य जालिका इधर जाएंगे, सूक्ष्म नलिका इधर जाएंगे, तो जाते समय ना क्या होएगा? कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है? जाते समय ये कोशिका अंगक जब इधर जाएंगे, इन दोनों संतति कोशिका में जब जाएंगे तो कोशिका द्रव्य में वापस जाते हुए गोल्जिकाएं
डिक्टियोसोम, जिसका कार्य क्या था याद करिए, बताया था स्त्रावण, भूले तो नहीं है, क्या था स्त्रावण, वो क्या कर देगा सोचिए, दिमाग लगाएं, ऑलरेडी बता चुका हूं, जल्दी से मुझे बताएं फटाफट। ये हमारी कोशिका भित्ति है, हाँ जी, कोई भी बच्चा जो बताना चाहे बिल्कुल बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को चीजें रिवाइज्ड हैं, क्या होएगा। देखिए इस कोशिका प्लेट में सारे के सारे कोशिकांग इन कोशिकाओं में जाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जाते हुए ना कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनना, जाते हुए ना कहीं पर्टिकुलरली जो गोल्जिका है वो यहां पर बीच में एक स्तर बना देगा। वो गोल्जिका जब यहां जा रहा था ना, तो यहां पर बीच में ना कुछ पदार्थ स्रावित कर रहा था। कौन से पदार्थ? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। याद आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी एनसीईआरटी में मैग्नीशियम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ कैल्शियम पैक्टेट लिखा हुआ है, मैग्नीशियम नहीं लिखा हुआ, तो आपने दोनों याद रखना, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी और पैक्टेट भी। अब आप बोलेंगे सर पैक्टेट क्या होता है, बताया हुआ पैक्टेट वर्ड क्या है, पैक्टेन, और पैक्टेन क्या होता है, एक प्रकार की शर्करा होती है, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट होती है। हाँ जी भैया, तो जरा जल्दी से मुझे बताएं, सोच समझकर, फिर से बोलूं, वापस से सुनना पूरी प्रक्रिया। देखिए ये एक पादप कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली, बाहर कोशिका। मैं बार-बार रिवाइज इसलिए करता हूं ताकि एक बार में समझ में आए तो दूसरी बार में समझ में आए तो तीसरी बार, भैया 3 बार में तो समझ में आ जाएगा, इतना भूलू दिमाग थोड़ा ना हम लोगों का, है ना। चल ये पादप कोशिका, इसमें हमने कैरियोकाइनेसिस करा दिया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति ने जकड़ रखा है, इसको कोशिका झिल्ली अंदर नहीं घुस सकती है। चलो फिर क्या हुआ, सब यहां पर ना कहीं ये 3 कोशिका अंगक जो थे, जो इस कोशिका में मिल रहे थे, ये सारे के सारे बीच में एकत्रित हुए, ये तीनों को मिलाकर हमने क्या बोला, फ्रेगमोप्लास्ट। ये एकत्रित होते जा रहे केंद्र से परिधि की ओर, एकत्रित हुए। ओके, और क्या बना दी, एक प्लेट बना दी, जो किसकी बनी हुई है, फ्रेगमोप्लास्ट बोल सकते हैं। इन तीनों से बनी, इन तीनों को फ्रेगमोप्लास्ट बोला, तो फ्रेगमोप्लास्ट क्या बना दी, एक प्लेट बना दी। चलो जी, प्लेट बन गई है, ठीक। अब ये जो प्लेट जो है, इसने कोशिका द्रव्य का तो विभाजन कर दिया, लेकिन हमें ये समझ में आया कि चलो सर कोशिका द्रव्य तो विभाजित हो गया, लेकिन इन दोनों पुतली कोशिकाओं में ये कोशिका अंग कहां है, ये तो इसमें है बीच में, ये क्या होगा फिर, अब आगे क्या होगा, तो हमने बोला इस प्लेट से वापस निकलेंगे। कौन निकलेंगे, ये सारे के सारे कोशिका अंग वापस आएंगे, बट जाएंगे, आधे इधर, आधे गोल्जिका इधर आ गए, आधे गोल्जिका इधर आ गए, आधे अंतर्द्रव्य जालिका इधर आ गए, आधे इधर आ गए, आधे सूक्ष्म नलिका इधर आ गई, आधी इधर आ गई। तो फिर बीच में क्या रहा, तो हमने बोला जब ये जा रहे थे ना, तो पर्टिकुलरली गोल्जिका ने बीच में एक, मैं बोलूंगा गोल्जिका ने बीच में कुछ पदार्थ स्रावित किए। कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, जिनके स्त्रावण से एक स्तर का निर्माण हो गया मेरे भाई, और इस स्तर को हम बोलते हैं मध्य पट्टिका। क्या बोलते हैं? मध्य पट्टिका, बेटर वर्ड रहेगा मध्य पट्टिका या मिडिल पटलिका ही कर दीजिए, पट्टिका से बेटर है पटलिका, मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। ठीक है, तो किसका निर्माण हो गया? मिडिल लेमिला। ठीक है, अब जरा सोचिए, गोल्जिका यहां पर आ गए हैं, अंतर्द्रव्य जालिका यहां पर आ गई हैं, ठीक है, सूक्ष्म तंतु यहां पर फैल गए हैं, ये हमारा कोशिका द्रव्य है। अब आगे क्या होगा? अब ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो गोल्जिकाएं हैं फिर से वापस से कुछ ना कुछ स्रावित करेंगे। क्या स्रावित करेंगे? याद करिए, ये जो मिडिल लेमिला जो है, इसके दोनों तरफ यहां पर भी और यहां पर भी एक स्तर बनाई जाएगी, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक भित्ति, जो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन से, और लिग्निन भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राथमिक भित्ति बनती है, फिर द्वितीय भित्ति बनती है, और इसके बाद में कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये जब भित्ति का निर्माण हो जाएगा, तो अब आप सोच समझकर मुझे आंसर दीजिएगा, दिमाग लगाइए और देखकर मुझे बताएं, वो जो भित्ति बन रही है वो बाहर वाली जो भित्ति है उसके साथ जुड़ रही है, और जुड़ने के बाद दिमाग लगाएं, सोचें, क्या ये लाल रंग की मैंने क्या बनाई है? कोशिका भित्ति बनाई है। तो सोचिए, दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के मध्य क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? दो कोशिकाओं के बीच में क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर मिडिल लेमिला। ये जो लाल रंग की है ये कोशिका भित्ति है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको बार-बार रिवाइज नहीं करूंगा, हम ऑलरेडी कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये गोल्जिका है, कोशिका भित्ति का निर्माण कर देगा, इस मध्य जो पटलिका थी इसके दोनों तरफ किसका निर्माण हो जाएगा? कोशिका भित्ति का। अब जरा सोचिए, ये दो कोशिका बन गई है, पुत्री कोशिका बन गई है, और इनके बीच में कौन मिल रही है? मध्य पटलिका। आया समझ में? हिल गया माथा? ये पूरा हमने पढ़ा है क्या बेटा जी? जरा जल्दी से मुझे बताएं, ये पूरा हमने पढ़ा है, सोचिए क्या? कोशिका प्लेट विधि। अब आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस कोशिका प्लेट विधि में, लास्ट चीज, वो ये, जल्दी से मुझे बताइएगा, ये जो कोशिका प्लेट विधि है, ये जो कोशिका प्लेट विधि जो है ना, ये कहां से प्रारंभ हुई और किधर की ओर हो रही है? या मैं बोलूंगा कोशिका प्लेट विधि एक प्रकार का साइटोकाइनेसिस है, जो कहां से स्टार्ट हुआ? केंद्र से स्टार्ट हुआ, परिधि की ओर हुआ, या परिधि से स्टार्ट होकर केंद्र की तरफ आया? सोचो, दिमाग लगाओ। कोशिका द्रव्य विभाजन में ये जो प्लेट बनी है, ये कहां से किधर की तरफ बनी है? तो याद रखना, ये जो विधि जो होती है, ये केंद्र से परिधि की ओर होती है, याद रखना। केंद्र से किधर की ओर हो रही है बेटा? परिधि की ओर। जबकि इससे पहले वाली जो हमने देखी थी वो कहां से हो रही थी? परिधि से केंद्र की ओर हो रही थी, याद रखिएगा, भूल मत जाइए। कहां से? केंद्र से, सॉरी, परिधि से केंद्र की तरफ हो रही थी, मतलब किनारे से सेंटर की तरफ हुई थी। कोशिका झिल्ली परिधि से केंद्र की तरफ आई थी, लेकिन इस विधि में कहीं ना कहीं जो प्लेट बनी थी वो सेंटर में फ्रेगमोप्लास्ट क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे, फिर सेंटर से परिधि की तरफ गए थे, कोशिका द्रव्य का विभाजन कर दिया था। तो याद रखना, ये केंद्र से परिधि की ओर होती है। पादपों में कैसी विधि होती है? केंद्र से परिधि की ओर। वो वाली जंतुओं में कैसे हो रही थी? परिधि से केंद्र की ओर। ये खत्म हुआ है बेटा जी हमारा साइटोकाइनेसिस। बताएं, कंफ्यूजन समझ में आ गया? अब हमारा कंप्लीट हो चुका है क्या? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। एक आखिरी चीज रह गई है समसूत्री विभाजन की, वो और जल्दी से देख लेते हैं, और वो है क्या? कि सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। याद रखना, समसूत्री विभाजन को सूत्री विभाजन भी बोल देते हैं, भूल मत जाना। समसूत्री विभाजन को मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारी एनसीईआरटी में समसूत्री को सूत्री वर्ड लिखा हुआ है, और समसूत्री नाम लिखकर सूत्री लिख दिया है, लेकिन वास्तव में वो है क्या? समसूत्री है। आपने याद रखना, समसूत्री को सूत्री लिख दिया, और अर्धसूत्री को अर्धसूत्री लिखा हुआ है। या न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं, अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं? न्यूनकारी। ठीक है, अभी के लिए सूत्री विभाजन जो है या समसूत्री विभाजन जो है, इस कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, क्या फायदा है? सोचिए, माइटोसिस का क्या फायदा है? दिमाग लगाए।
क्या माइटोसिस से हम युग्मक बनाते हैं? सोचो। क्या माइटोसिस से वृद्धि होती है? सोचो। क्या माइटोसिस से या समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की मरम्मत होती है? सोचो, दिमाग लगाए। आप बोलिए सर आप एनसीईआरटी नहीं लाते हैं, बोला था, है ना? ये देखो, ये चीज जो मैं लिख कर लाया हूं, ये चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जो चीज जरूरी है मैं डेफिनेटली लाऊंगा मेरे भाई, तो टेंशन मत लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। हां जी बिल्कुल। कौन सी कोशिकाओं में हो रहा है? द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। चलिए समझ में आता है। द्विगुणित कोशिका जानते हो ना? द्विगुणित कोशिका जानते हो ना? देखो, जिनको ये नहीं पता द्विगुणित कोशिका क्या होती है, देखना मेरे भाई। देखो, ये एक कोशिका है मेरी, सुनना। जिनको ये नहीं पता ना द्विगुणित कोशिका क्या होती है, इन द्विगुणित कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? देखो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये द्विगुणित कोशिका है ना? हालांकि ये भी बताया हुआ, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता मैं वापस से दोहरा देता हूं, क्योंकि हमारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक होती है द्विगुणित कोशिका, इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं बेटा? द्विगुणित, है ना? और ये जो कोशिका है इसको हम बोलते हैं अगुणित। पहले तो ये समझना द्विगुणित का मतलब क्या और अगुणित का मतलब क्या है। जिनको पता है वेल डन, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनना। देखिए, द्विगुणित कोशिका का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मेरी एक कोशिका है त्वचा की कोशिका, जिसके केंद्रक में है 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 46, 46। ठीक है। अब ये 46 गुणसूत्र बच्चों मेरी इस कोशिका में कहां से आए हैं? 23 मेरी मम्मी से आए हैं और 23 मेरे पापा से आए हैं। 23 मेरी मदर से आए हैं और 23 मेरे फादर से आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब याद करिए, इन 23 में से पहले भी बताया था, गुणसूत्र पहला जो है क्रोमोसोम फर्स्ट जो है, इस 23 में पहला, क्या इस 23 में पहला नहीं है? हाँ, इसमें भी तो है। क्रोमोसोम पहला पापा से, क्रोमोसोम पहला मम्मी से, ऐसे क्रोमोसोम दूसरा पापा से, क्रोमोसोम दूसरा मम्मी से, ऐसे करते करते क्रोमोसोम 22वां मम्मी से, 22वां पापा से, 23वां मम्मी से, 23वां पापा से। आया कि नहीं आया? आया ना? तो बेटा ये जो 23 गुणसूत्र जो है, ये जो 23 गुणसूत्र हैं, ध्यान से सुनना, ये 23 गुणसूत्र एक समूह है, एक समूह है, एक सेट है, एक सेट है। 23 गुणसूत्रों का समूह वन सेट है, और इधर भी 23 गुणसूत्रों का समूह एक सेट है। अब जरा सोचिए, ये 23 और ये 23 जब एक कोशिका में मिलेंगे तो कितने समूह मिल रहे हैं गुणसूत्रों? क्या बोलेंगे? 2 समूह मिल रहे हैं। 23 गुणसूत्रों का पूरा एक सेट मम्मी से आया, 23 गुणसूत्रों का पूरा सेट पापा से आया। तो जरा सोचिए, ऐसी कोशिका जिसमें 2 सेट मिल रहे हैं, 2 सेट मिल रहे हैं, 2 समूह मिल रहे हैं किसके? गुणसूत्रों के, उसको मैं बोलूंगा द्विगुणित। अब सीधी सी बात है, जिस कोशिका में एक सेट मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? अगुणित। आया समझ में? आया समझ में? अभी भी नहीं आया? सोचो, अभी भी नहीं आया? पक्का? और एक और तरीके से समझाऊं, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा। देखिए, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, खाली जगह पे समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। ठीक है, बड़ा अच्छा एक एग्जांपल से मैं बोलूंगा आपको, ध्यान से देखना। देखिए, एक बाल्टी है, ठीक है, जिसके अंदर गुब्बारे हैं। एक बाल्टी है जिसके अंदर गुब्बारे हैं। अब ये साहब, ये जो गुब्बारे जो हैं, ये अलग अलग रंगों के हैं। एक लाल रंग का है, एक साहब आपके नीले रंग का है, एक बेटा जी आपके आओ, एक आपके हरे रंग का है, एक गुब्बारा मान लेते हैं और कोई कलर लेकर आते हैं पीले रंग का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बेटा जी हमारे ये एक बाल्टी थी। ठीक है, ये एक बाल्टी है जिसके अंदर 4 गुब्बारे हैं अलग अलग रंगों के। ठीक है, अब इसकी तुलना करना, बाल्टी कितनी है? 1, लेकिन उस बाल्टी में गुब्बारे कितने हैं? 4। उसी तरीके से मैं बोलूंगा कि 4 गुणसूत्र हैं, 4 गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम 1 2 3 4, 4 गुणसूत्र हैं जो मिलकर एक समूह बना रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इधर देखना, मेरे घर में एक बाल्टी, मेरे पड़ोसी के घर में एक बाल्टी, मेरे घर में ये एक बाल्टी है, मेरे जो पड़ोसी है उसके घर में भी ऐसी ही एक और बाल्टी है। ठीक है, लेकिन मेरे सामने वाला जो घर था उसके पास ऐसी 2 बाल्टियां हैं। अब जरा सोचिए, मेरे पास एक समूह है, मेरे पड़ोसी के पास एक समूह है, लेकिन मेरे सामने वाला जो घर है ना उसमें कितने समूह है? कितनी बाल्टियां हैं? 2 हैं। तो क्या बोलूंगा, उसके पास 2 समूह है या नहीं है? 2 सेट है या नहीं है? आया समझ में? बस वही चीज है मेरे भाई, क्या कि 23 गुणसूत्र यानी 23 गुब्बारे मिलकर एक बाल्टी, ये 23 गुब्बारे मिलकर एक बाल्टी, एक बाल्टी, एक बाल्टी, दोनों बाल्टियां मिल गई एक कोशिका में, तो मैं क्या बोलूंगा? एक कोशिका जिसके अंदर 2 बाल्टियां मिल रही हैं, यानी 2 सेट मिल रहे हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा? द्विगुणित। जिसके अंदर एक सेट मिल रहा है उसको मैं बोलूंगा अगुणित। आया कंसेप्ट समझ में? आज के बाद भूलना मत क्या बेटा जी द्विगुणित क्या होता है और अगुणित क्या होता है। समझ में आ गया? अब जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, एक और चीज ध्यान से सुनना, एक और चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं, देखिएगा। देखिए बेटा, ये एक कोशिका है, ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका है, ध्यान से सुनिएगा, समझना इसको। ये एक कोशिका है जिसमें 46 गुणसूत्र हैं। ठीक बेटा, मैंने इसमें कराया, समझना बेटा, समझना, पूरी चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें कराया समसूत्री विभाजन कराया। कितनी कोशिका बनी? आप बोलेंगे सर 2 बनी। कितने गुणसूत्र? आप बोलेंगे सर समान ही तो होंगे, यहां पर भी 46, यहां पर भी 46। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, अब बेटा मैंने यहां पर एक कोशिका ली, देखिएगा इधर, जिसमें कितने गुणसूत्र हैं? 46। मैं इसमें कराने वाला हूं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। बच्चों सोच समझकर मुझे बताइएगा, जब मैं अर्धसूत्री विभाजन कराता हूं ना, कंप्लीट जब हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन, तो टोटल बनती है 4 कोशिका। सुनना बच्चों, टोटल कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 कोशिकाएं बनती हैं। और इन 4 कोशिकाओं, आप बोलेंगे सर 4 क्यों बनती हैं? प्रभु, अभी हमने अर्धसूत्री पढ़ा थोड़ा ना, जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, अर्धसूत्री विभाजन कराया, कितने गुणसूत्र होंगे? आधे। 23 23 23 23। नाम में जरा सोचिए क्या है? अर्धसूत्री, यानी गुणसूत्रों की संख्या अर्ध हो गई, आधी हो गई है। ठीक, चलो इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया। चले, अब मैं आपसे ना क्वेश्चन जो पूछने वाला हूं, देखना, बताएं मुझे, सोच समझकर मुझे बताएं। ये मेरी कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र है, 23 मम्मी से, 23 पापा से, ये कैसी है? आप बोलेंगे सर ये द्विगुणित कोशिका है। बोलूंगा नहीं बोलूंगा? बोलूंगा नहीं, कैसी कोशिका है सर? द्विगुणित है। और ये जो पुत्री कोशिका बन रही है, ये भी कैसी है? द्विगुणित है। बोल सकता नहीं बोल सकता? सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ, जल्दी सोचो। ये कोशिकाएं कैसी हैं? जल्दी दिमाग लगाओ फटाफट। ये द्विगुणित है, और जो पुत्री कोशिका बनी है ये भी द्विगुणित है। लेकिन इधर देखो, ये कोशिका कैसी है? आप बोलेंगे सर ये द्विगुणित है। लेकिन ये कोशिका कैसी है? आप बोलेंगे सर ये अगुणित है। अरे बाबा, अगुणित होगी, गुणसूत्र की संख्या आधी होगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखना, ये एक कोशिका जिसके अंदर 23 गुणसूत्र है, मेरी कोशिका की बात करो, मेरी कोशिका, ठीक है, जिसके अंदर 23 गुणसूत्र है, क्या बोलूंगा इसको? अगुणित बोलूंगा? बोलिए हां सर। इसके अंदर मैं समसूत्री विभाजन करा सकता हूं? सोचो, इसके अंदर क्या मैं समसूत्री विभाजन करा सकता हूं? समसूत्री करा सकता हूं? समसूत्री विभाजन, दिमाग लगाएं, करा सकता हूं? बोलिए हां सर, बिल्कुल करा सकते हैं। 2 कोशिका बनेगी और गुणसूत्र की संख्या समान हुई, सिंपल, करा सकते हैं, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन इधर देखना, अब ये कोशिका जो 23 गुणसूत्र है, जो अगुणित है, क्या मैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन करा सकता हूं? क्या
क्या मैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन करा सकता हूं? आप बोले हां सर करा सकते हैं, हां सर करा सकते हैं। आधी कर दीजिए गुणसूत्रों की संख्या, कितना? 11.5 11.5 11.5 11.5। अरे बाबू, क्या पॉइंट में गुणसूत्र आएंगे क्या? दिमाग लगाओ, आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो याद रख लेना मेरे भाई, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक अगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो जाए। तो अब आप जरा सोचिए, समसूत्री विभाजन जो है ये कौन सी कोशिका में हो सकता है बेटा? ये द्विगुणित कोशिका में भी हो सकता है, ये अगुणित कोशिका में भी हो सकता है। जैसे आप बोले अगुणित कोशिका कौन सी? बेटा कुछ कीट होते हैं, कीड़े होते हैं। जैसे आपने मधुमक्खी नाम सुना? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसकी जो फैमिली होती है ना, उसका परिवार होता है, उसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, जो बाद में हम बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, एक होती है रानी मक्खी, एक होती है श्रमिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्कर, रानी को बोलते हैं क्वीन। रानी को क्या बोलते हैं? क्वीन। वर्कर को हिंदी में बोलते हैं श्रमिक। और एक होते हैं ड्रोन, ड्रोन को हिंदी में भी ड्रोन, इंग्लिश में भी ड्रोन। ठीक है, तो जो ड्रोन होते हैं ना, ड्रोन, वो ड्रोन जो होते हैं उनका शरीर होता है अगुणित। उनका शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है। और उनके शरीर में विभाजन होता है, समसूत्री होता है। जरा प्रभु जरा सोचो, अगुणित कोशिका भी समसूत्री विभाजन कर सकती है। कुछ कीटों में मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया मधुमक्खी का जो परिवार होता है उसमें एक सदस्य होता है ड्रोन, उनमें अगुणित कोशिकाएं होती है जिनमें समसूत्री विभाजन होता है। इट मीन समसूत्री विभाजन आपका द्विगुणित कोशिका में भी हो सकता है, अगुणित में भी हो सकता है, लेकिन अर्धसूत्री जो है वो सिर्फ द्विगुणित में होगा। भूल मत जाना, अगुणित में कभी भी नहीं होगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? अब इसी चीज का यहां पर महत्व दे रखा था मेरे भाई यहां पर। तो मैंने आपको द्विगुणित अगुणित का मीनिंग बताया और ये बताया कि समसूत्री का महत्व क्या था। भैया समसूत्री दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। द्विगुणित में तो होता है, यहां पर लिखा हुआ केवल द्विगुणित, लेकिन उसका आगे पढ़ो क्या? तथा कुछ निम्न श्रेणी के पादप एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी समसूत्री या सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। बताइए, पहला बिंदु समझ में आया? महत्व आप यहां से समझ में आ गया ना? आ गया ना? मैं इतना फील कर सकता हूं आपसे कि आपको समझ में ये चीज आ गई होगी। ठीक है, चलें आगे। दूसरा बिंदु देखिए। दूसरा लिखा हुआ है कि जो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनको अगर वृद्धि करनी है तो क्या करना है? समसूत्री। जरा सोचिए, मैं जब छोटा था तो मेरे शरीर की कोशिका द्विगुणित थी। मैं जब बड़ा हो गया तो मेरे शरीर की कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। जरा सोचिए, मुझे बताएं, मेरे शरीर की कोशिका द्विगुणित थी जब मैं छोटा था, अब मैं जब बड़ा हो गया तब भी शरीर की कोशिका द्विगुणित है। तो द्विगुणित बढ़ती जा रही, कौन सा विभाजन हो रहा है मेरे भाई? समसूत्री। हो रहा नहीं हो रहा। तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि हम जो बहुकोशिकीय जीव हैं इनको अगर वृद्धि करनी है, इनको अगर क्या करनी है? वृद्धि करनी है, तो मेरे भाई कौन सा विभाजन कराना पड़ेगा? समसूत्री। अब बोलिए तो सर अर्धसूत्री कब होता है? आने दो, हिंट आपको लग ही गया होगा। जब हम युग्मक बनाते हैं, जब हम शुक्राणु और अंडाणु बनाते हैं, जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं, तब होता है अर्धसूत्री। अभी के लिए सिर्फ इतना, वृद्धि करानी है। क्या करानी है? वृद्धि, समसूत्री। ठीक है, अब जरा सोचिए, एक ऊतक है, उस ऊतक की, ध्यान से सुनना, एक ऊतक है, उसकी कुछ कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं, मुझे वो कोशिकाएं वापस से चाहिए, मुझे उस ऊतक की मरम्मत करनी है, उन कोशिकाओं की मरम्मत करनी है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये कोशिकाओं का समूह है जिसको हमने बोला ऊतक। ठीक है, अब इस ऊतकों की ये 2 कोशिकाएं खराब हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, जगह खाली हो जाएगी। सोचिए, जगह खाली हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएंगी कोशिका, अब इनको भरना है, कौन सा विभाजन होगा? सोचिए, यही कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके वापस से इस ऊतक की मरम्मत कर देंगी या नहीं कर देंगी। तो तीसरा बिंदु है क्या बेटा? कि समसूत्री विभाजन एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत भी होती है। वो जो ऊतक जो खराब हुआ था वो वापस से मरम्मत हो जाता है, वापस से बन जाता है। आई होप आप सभी को ये समसूत्री विभाजन A to Z क्लियर हो गया होगा। इसके महत्व, इसके प्रोसेस, इसके चरण, इसके सारी की सारी अवस्थाएं A to Z क्लियर हो गई होंगी। अब इस चैप्टर का मेन चीज है जो दूसरा विभाजन है, इसका नाम है क्या? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा बेटा जी? अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जिसको हम बोलते हैं बच्चों मियोसिस। इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस और हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। आइए स्टार्ट करते हैं, किसकी बात करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन की। थोड़ी सी चीज बताऊंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि फिर वो ऊपर से चला जाएगा। देखिए, इस तरीके से यहां पर कुछ बताया हुआ है, ये मैं सिर्फ दिखाया है आपको, अभी समझाने का ये क्या है, ये आएगा आराम से तसल्ली से, मैं इसको बार-बार दिखाऊंगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा। ठीक है, आइए अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन जो है बेटा, इस अर्धसूत्री विभाजन को, सबसे पहला बिंदु, अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? किसने देखा था? एक वैज्ञानिक जिसका नाम है वीजमैन। याद रखना, वीजमैन वो वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले देखा था। क्या देखा था? अर्धसूत्री विभाजन को। ये नहीं कोई पूछ रहा कहां देखा, कैसे देखा, अभी तक ना सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, देखा था किसने? वीजमैन ने। चलो, उसने तो देख लिया, लेकिन उसको डिटेल में, उसको पूरा समझाना पड़ेगा, विस्तृत रूप से समझाना पड़ेगा किसको? अर्धसूत्री विभाजन को। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन को समझाया, या अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को समझाया, आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इन्होंने तो देख लिया, लेकिन देखकर उनकी अर्धसूत्री विभाजन में कौन-कौन सी अवस्थाएं मिल रही है वो थोड़ा ना बताइए, उन्होंने तो बस देखा। ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये कोशिका थी द्विगुणित थी, उससे अगुणित कोशिका बन गई, वो इन्होंने देखा, लेकिन उसमें कौन-कौन सी अवस्थाएं मिल रही, कौन-कौन से चरण मिल रहे, वो इन्होंने बताया। तो फिर वो किसने समझाया? वो जो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रियाएं हैं वो किसने समझाई? तो बेटा जी वो समझाने का काम किया था स्ट्रासबर्गर ने। याद रखना, किसने समझाया? स्ट्रासबर्गर ने। उसकी सारी संपूर्ण प्रक्रिया को समझाया किसने? स्ट्रासबर्गर ने। और आखिरी चीज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस शब्द जो है वो किसने दिया? शब्द कौन सा? मियोसिस। ये किसने दिया? तो याद रखना, ये शब्द दिया था 2 वैज्ञानिक, फार्मर तथा मूरे। फार्मर और मूरे, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने शब्द दिया था क्या? अर्धसूत्री विभाजन। बताएं, यहां से यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई है। अर्धसूत्री विभाजन किसने देखा? वीजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन को डिटेल में किसने समझाया? स्ट्रासबर्गर ने। और अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस शब्द किसने दिया? फार्मर और मूरे ने। बताएं, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? चलें आगे बच्चों।
तो बेटा जी आज जो मैंने आपको बताया है सारी चीजें एक बार मैं आपको, देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी एक बार मैं आपको बता देता हूं बच्चों। आज हमने बात करी है समसूत्री विभाजन, जो हमने जिसकी सारी अंतरावस्था पढ़ ली थी हमने, एम अवस्था यानी विभाजनकारी जो अवस्था है उसकी कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया। आज हमने साइटोकाइनेसिस पढ़ा, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, विधि अलग अलग की डिटेल में मैंने आपको सारी समझा दी है। फिर उसके बाद हमने अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट करने से पहले समसूत्री विभाजन का महत्व देखा, ये बताया कि द्विगुणित का मतलब क्या होता है, अगुणित का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बताया कि समसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिका में भी हो सकता है, अगुणित कोशिका में भी हो सकता है, लेकिन अर्धसूत्री हमेशा द्विगुणित कोशिका में ही होगा, अर्धसूत्री कभी भी अगुणित कोशिका में नहीं होगा। फिर हमने अर्धसूत्री विभाजन बस स्टार्ट किया है, सिंपल से 3 बिंदु बताया, किसने देखा, किसने खोज करी, या मैं बोलूंगा किसने देखा, किसने खोज करी, यानी डिटेल में समझा, खोज करता कौन होगा जो डिटेल में समझाएगा, यानी स्ट्रासबर्गर ने खोज करी, एक तरीके से याद रखना, ठीक है, और किसने शब्द दिया था, फार्मर और मुरे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलें तो बेटा जी अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस किस विधि से होता है? जंतु कोशिका में या प्राणी कोशिका में साइटोकाइनेसिस किस विधि से हुआ है? कोशिका खांच विधि, कोशिका प्लेट विधि, दोनों से या कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट। चलिए दूसरा बेटा, पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस किस विधि से हुआ है? चलिए ये भी प्रश्न इजी है, आराम से हो जाएगा। पादप कोशिका में कौन सी विधि से हुआ है? कोशिका खांच विधि, कोशिका प्लेट विधि, दोनों ए और बी या कोई नहीं? समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था कि भैया जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन कौन सी विधि से होता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कौन सी? खांच विधि से, सेल फरो मेथड से जंतु कोशिका में होता है, जबकि पादप कोशिका में प्लेट विधि से होता है। बताएं इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, छोड़कर आ ही नहीं सकते। अब आप बोलेंगे सर ऐसे ऐसे हलवे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं, हलवे ही आते हैं, बस बात ये होती है कि हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं। जैसे कोशिका वाला जो अध्याय जो था, अगर उसके प्रश्न आप आज करेंगे तो हो सकता है आप कुछ भूल गए, इसलिए रिवीजन जरूरी है, ठीक है। चलिए बेटा, होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे पढ़ेंगे हमारा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, टाटा बाय बाय।